इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1 को हल करना सीखेंगे। देखिए चैप्टर 4 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले इसे देखते हैं थोड़ा सा कि क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन टर्म्स हैं, दो चर, रैखिक और समीकरण। इन्हीं से समझते हैं। चर आपको पता है ये एक्स वाई जेड एस टी, इस टाइप की टर्म्स को हम चर कहते हैं। जैसे 5x में चर क्या है x। रैखिक और समीकरण ये और देखते हैं। ये दो चर, ये चर हो गए, अलग अलग टाइप के मैंने चर लिख दिए। समीकरण वो एक्सप्रेशन मैथ की जिसमें इक्वल टू का निशान हो तो समीकरण बन जाती है। जैसे मैं 5x बराबर 2 लिख दूं तो ये एक समीकरण बन गया है। समीकरण में बराबर का निशान होगा, वरना फिर ये अगर ये ना हो तो ये बहुपद होगा। और रैखिक, रैखिक बेटा जिसमें ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें चर की घात, जो ये घात होती है यहाँ पर एक घात एक ही रहे, वो रैखिक होता है। जैसे मैं ये लिख दूँ, मान लीजिए 5x की 2 जमा 3, तो यहाँ पर चर की घात कितनी हो गई है, ये जो ऊपर होता है उसके ये घात कहलाती है। ये घात हो गई 2। मान लीजिए ऐसे है कुछ 2x की 4 जमा 5x, तो यहाँ पर एक घात भी है और 4 घात भी है, तो कुल मिलाकर इसकी घात मानी गई है जो सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा 4 घात है, तो इस बहुपद की घात है 4। तो ऐसे हमें ऐसी एक्सप्रेशन लेनी है जिसमें घात एक ही रहे। घात एक रहे तो वो रैखिक होता है। अगर घात 2 हो जाए तो द्विघात बहुपद हो जाता है, और 3 हो जाए तो त्रिघात। इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें सिर्फ इस चैप्टर में रैखिक समीकरण पढ़ने हैं जिसमें कि घात एक रहेगी। अब दो चर वाले होने चाहिए, तो दो चर में ये जैसे ये एक समीकरण है एक चर वाला, ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमें अब दो चर वाले पढ़ने हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिख रही हूँ 5x जमा 3y बराबर 0, ये है। इसमें चर हो गए बेटा दो चर हो गए। समीकरण भी है क्योंकि इक्वल टू का निशान है। रैखिक भी है क्योंकि दोनों की घात एक एक है। तो और आपस में गुणा भी नहीं होने चाहिए एक्स वाई। तो ये इस तरह से ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है। अब आइए बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की, कि जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है बेटा इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये याद रखेंगे, ये होती है जनरल फॉर्म, सामान्य फॉर्म होती है। यहाँ पर एक्स वाई तो आपको दिख रहे हैं, चर हैं, और ए बी सी आपकी अलग अलग समीकरण में कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, और ये संख्याएं होंगी वास्तविक संख्याएं होंगी बेटा। वास्तविक संख्याएं अभी तक जो भी आपने संख्याएं पढ़ी 1 2 3 4 गिनती बटे वाली पी बाई क्यू फॉर्म की परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय वर्गमूल वाली सारी संख्याएं मिला करके वास्तविक संख्याएं होती हैं। वर्गमूल वाली भी, बटे वाली भी, दशमलव वाली भी, सारी। तो हम कह देंगे कि इस टाइप से अगर हम उसको लिख पाएँ तो वो उसकी जनरल फॉर्म हो जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आइए अब ये थोड़ा सा आपने देख लिया है, अब इसमें हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो दो चर वाला चाहिए हमें, तो हमें मान लेंगे एक की कीमत x मान लेंगे, दूसरे की y मान लेंगे। माना नोटबुक की कीमत बराबर ₹x, माना कलम की कीमत बराबर ₹y। अब प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो इस कलम की कीमत से दुगनी है, यानी इसका अगर मैं दुगना कर दूं तो नोटबुक की कीमत के बराबर आ जाएगा। यानी जो ये x बराबर 2y, ये एक देखिए दो चर हैं इसमें x और y। समीकरण भी है क्योंकि बराबर का निशान है, और रैखिक भी है क्योंकि एक एक घात है। तो ये हमारा दो चर में एक रैखिक समीकरण आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा,
निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 के रूप में बताइए, व्यक्त करें। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी? जनरल फॉर्म। इस रूप में हमें ये सारे पार्ट लिख कर दिखाने हैं और हर एक स्थिति में ए बी सी के मान भी बताने हैं। तो हम आइए इसको हल करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है। उससे पहले देखिए कुछ मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए एक समीकरण इस तरह से है, x जमा 5 बराबर y। इसको मैं, अगर ये बराबर के इधर है और मैं इसको यहाँ चाहती हूँ तो कैसे लाते हैं बेटा? x जमा 5 तो यहीं पहले से है, इस y को मैं इधर चाहती हूँ तो हम लिख लेते, इसके आगे का निशान देखते हैं, इसके आगे कोई निशान नहीं यानी प्लस है। तो अगर मैं इसको यहाँ लाऊंगी तो निशान चेंज हो जाएगा, -y बराबर 0। तो x प्लस 5 तो यहीं था, y को इधर लाई तो -y बराबर 0 हो गया। ऐसे ही मैं इसमें देखो, मैं इसको इधर लेना चाहती हूँ, x जमा 5 तो यहीं है, मैं इसको इधर चाहती हूँ तो यहाँ माइनस है तो इधर जाकर निशान चेंज हो जाएगा, तो ये +7 बराबर 0। इस तरह से हम लिखते हैं। प्लस का निशान है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। और 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं है तो 0 हो गया है। यहाँ पर भी ये इधर ले आए तो बचा नहीं तो कुछ 0 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। मान लीजिए कोई समीकरण ऐसे है, x जमा 3 बराबर 2 जमा वाई, इस तरह से है। मैं सिर्फ 2 को लेकर आना चाहती हूँ, इधर y को इधर ही छोड़ना चाहती हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, x जमा 3 तो यहीं है, मुझे 2 चाहिए इधर, तो यहाँ इसके आगे का निशान देखा प्लस है, ये 2 इससे जुड़ ही रहा है और ये प्लस है, तो ये यहाँ आकर माइनस का निशान बन गया। x प्लस 3 माइनस 2 बराबर, अब की बार 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब की बार y तो बचा हुआ है ना यहाँ, तो हमने लिख दिया y। यहाँ पर कुछ नहीं बचा था तो हमने लिख दिया था 0, क्योंकि इसको सारे को इधर ले आए थे। यहाँ पर y बचा तो y लिख देंगे, इसको इधर लेकर आए। ये आप अच्छे से सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में कि ऐसा क्यों होता है। ये बेटा इसीलिए होता है, बस इसको मैं प्रोसेस को भी बताती हूँ कि इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए, x जमा 5 बराबर -7 है। जैसे किसी भी समीकरण में, ये समीकरण है बराबर का निशान, किसी भी समीकरण में अगर मैं दोनों तरफ एक सी संख्या जोड़ भी सकती हूँ, जोड़ दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सी संख्या घटा भी सकती हूँ और एक सी संख्या से गुणा भी कर सकती हूँ और एक सी संख्या से भाग भी कर सकती हूँ। गुणा और भाग करते टाइम याद रखेंगे कि 0 से नहीं करना है हमें। तो अब देखिए, मैं दोनों साइड एक सी संख्या से जोड़ सकती हूँ, तो दोनों साइड में 7 जोड़ सकती हूँ। x जमा 5 जमा 7 बराबर -7 जमा 7, दोनों जगह मैंने 7 जोड़ लिया। मान लीजिए ये तो कट के 0 हो गया, -7 जमा 7 0, ये आया x जमा 5 जमा 7, ऐसे हो गया। ये मैंने इस समीकरण में क्या किया है, यहाँ से यहाँ दोनों समीकरण में 7 जोड़ दिया। अब हम 9th क्लास में क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं, इस स्टेप को छोड़ देते हैं। ये स्टेप के बाद 8वीं में हम ये सीखते थे, फिर ये करते थे, इसको छोड़ दिया। अब हमने डायरेक्ट ही कह दिया कि भाई -7 को इधर लाए तो +7 हो गया। देखिए समझ रहे हैं इस बात को, यहाँ आगे तो प्लस हो गया निशान, इधर 0 बच गया। तो वो वही है, वो स्टेप बीच में हम ख़त्म कर देते हैं ताकि लंबा ना रहे क्वेश्चन, डायरेक्ट निशान चेंज कर देते हैं। ऐसे ही बेटा गुना में भी होता है। मान लीजिए ये है x जमा 5 बराबर 3y, इसको करना, मैं 3 को इधर चाहती हूँ तो ये 3 गुना में है, बराबर के इधर जाने पर भाग में आ जाएगा। x जमा 5 बटे 3 बराबर y होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि 3 गुना में था। इसको मैं -3 नहीं लिखूंगी क्योंकि गुणा में था तो इधर आके भाग में होगा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है x जमा 5 बराबर 3 जमा y, तो फिर इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती थी, ये गलत हो जाता। क्योंकि बटे में कैसे लिखते, गुणा में थोड़ी ना था, तो जोड़ या घटा का है तो ये जोड़ या घट ही सकता है। यहाँ पर ये गुणा में था तो इधर भाग में आ गया। और ये सिंपल एक टर्म है, इसको भाग भी कर सकते हैं और जोड़ या घटा भी कर सकते हैं। भाग करते टाइम यहाँ पर 1 आ जाता और घटाते जोड़ते टाइम 0 बच जाता। और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। ये बेसिक कंसेप्ट इसीलिए बताए थे। क्वेश्चन में हमें ax जमा बी वाई जमा सी टाइप का चाहिए। ax जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। तो हमें एक बात ध्यान रखनी, बराबर में 0 चाहिए, बाकी सबको इधर लाना है। तो इसमें तो ये बराबर 0 चाहिए तो इसको इधर लाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2x जमा 3y ऐसे यही है,
इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, कोई निशान नहीं यानी प्लस है, तो माइनस होगा इधर जाके 9.35 बार बराबर 0 हो गया, ये सारा इधर आ गया। तो अब इसको कंपेयर कीजिए ए एक्स जमा बी वाई जमा सी से। देखिए यहाँ ए का मान क्या है 2 आया, एक्स के आगे का गुणक, बी का मान कितना है वाई के गुणा 3 हो रहा है, इसी तरह से सी का मान कांस्टेंट टर्म बिना एक्स वाई वाला, तो माइनस है तो माइनस भी साथ लिखेंगे, -2.35 बार। बस यही हमने पूछा था, ये हमने बता दिया। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें तो पहले ही बराबर 0 है तो कुछ हमें लिखना नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे ए। बेटा x के साथ कुछ गुना में नहीं है यानी 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो है, 1x यानी x, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू b के साथ गुना में क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला -1/5, ध्यान से समझिए इसको, इसके साथ क्या है -1/5 और c की वैल्यू -10। इसी तरह से इसमें 6 को इधर ले आएंगे, -6 हो जाएगा और आप खुद डिसाइड कीजिए a b c की वैल्यू। इसी तरह से ये फोर्थ पार्ट है बेटा, x बराबर 3y, तो हमें तो बराबर 0 चाहिए, तो हम इसको इधर ले आएंगे, x - 3y बराबर 0। लेकिन अब ध्यान दीजिए हमारी जनरल फॉर्म तो इस टाइप की होती है, ax जमा by जमा c बराबर 0, यानी कुछ कांस्टेंट भी होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 3y जमा 0 बराबर 0 लिख सकते हैं, फिर 0 जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर अब हम कह देंगे a की वैल्यू है 1 क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 गुना में, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 0। इसी तरह से 7th पार्ट देखते हैं बेटा, y - 2 बराबर 0। तो देखिए 0 तो बराबर में है, ठीक बात है, लेकिन x वाली टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, x को हम ऐसे लिख देंगे 0x यानी 0 ही, और y के आगे क्या निशान है, कुछ नहीं है तो यानी प्लस का y है, ये प्लस y - 2 बराबर 0, इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, इसको मैंने ऐसे लिखा x के साथ में। तो अब हम बता देंगे यहाँ पर a की वैल्यू है 0 क्योंकि ये है, b की वैल्यू ax जमा by, y के साथ में क्या है 1 है गुना में, तो b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू हुई ax जमा by। ऐसे कंपैरिजन के लिए आप अलग से लिख सकते हैं साइड में, ax जमा by 1y, c की वैल्यू कितनी आई -2, ये वैल्यूज आ गई। इसी तरह से बेटा ये है, अब देखिए यहाँ पर बराबर में तो 0 होना चाहिए, तो इसको इधर लाएंगे पहले, 5 - 2x बराबर 0, क्योंकि ये 2x के आगे प्लस का निशान था तो इधर आकर माइनस हो गया। अब पहले तो हम ax जमा by जमा c टाइप की टर्म होती है, रफ काम है बेटा साइड में, इस टाइप की रकम में आप देखिए x पहले होता है ये बाद में होता है, तो हम उसी तरह लिख लेंगे -2x, और फिर y वाली टर्म होती है, y तो इसमें है नहीं तो जमा 0y लिख देंगे, और जमा c कांस्टेंट टर्म इसमें 5 के आगे का निशान देखते हैं, प्लस है, +5 बराबर 0। ये बात समझिए, इससे मैंने कैसे लिखा है, x वाली टर्म पूरी पहले लिख ली -2x, y इसमें था नहीं तो 0y लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म +5 है तो पीछे लिख दी बराबर 0। अब यहाँ पर हम आसानी से कह देंगे a की वैल्यू -2 है क्योंकि ax होता है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 5 है। इस टाइप से 7वां 8वां पार्ट भी इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये पूरी होती है। ये क्वेश्चंस बाकी पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए बेटा, 5वां 6वां और